नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 5 है। हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में यहाँ तक देख लिया था कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर था अथर्ववेद। इसमें कहा गया है कि जादुई माता, जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण। जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण का संबंध में प्रयोग किया गया है, जिसका यूज किस लिए किया जाता था? बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं थे, यानी कंटेम्पररी नहीं थे। तो ए है बिंबिसार, बी में गौतम बुद्ध, सी में मिलिंद, डी में प्रसेनजीत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और मिलिंद में कौन सा समकालीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर है सी, मिलिंद। ये समकालीन नहीं था, क्योंकि 544 BC में बिंबिसार और उसी समय गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये सब समकालीन थे, जबकि मिलिंद का है 2nd BC, 2री सदी BC, यानी कि ये समकालीन नहीं था। अगला कहा कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए में अमोघवर्ष प्रथम, बी में दंती दुर्ग, सी में ध्रुव, डी में कृष्ण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दंती दुर्ग। इसकी स्थापना कब किया गया था? 753 ईस्वी में। 753 ईस्वी में किसने किया था? दंती दुर्ग ने। और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए कर रहा है सिंधु तथा झेलम, बी कर रहा है झेलम तथा चिनाब, सी कर रहा है चिनाब तथा रावी, डी कह रहा है रावी तथा ब्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की प्राचीन भारत काल के एक सेकेंड नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ए में कह रहा है यूनानी, शक, कुषाण, बी कह रहा है यूनानी, कुषाण, शक, सी कह रहा है शक, यूनानी, कुषाण, डी कह रहा है शक, कुषाण, यूनानी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाता था हिंद यूनान। इसका होता था आपका एक सेकेंड हिंद यूनान शक पल्लव कुषाण। तो यूनान शक कुषाण इसी में आ जाएगा। हिंद यूनान शक पल्लव कुषाण इसका राइट क्रम है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा कह रहा है कि पूर्व भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए हो जाएगा केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है दोनों 1 और 2, डी कह रहा है न तो 1 न ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, नहीं ये समर्थक थे। जैसे कि आंध्र के जो शासक करने वाले इक्ष्वाकु से कहाँ के थे? आंध्र पे जो शासन करते थे। तो इनके अभिलेखों से पता चलता है कि इनके काल में बौद्ध विहार तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अर्थात इससे क्या पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बौद्ध का समर्थन थे। उसी तरह दूसरा कह रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये सही है, यानी क्या हो जाएगा? एक तो गलत है लेकिन 2 सही है, यानी केवल 2 इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? ए में कह रहा है महापद्मनंद, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में अशोक और डी में समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित था। साथ ही ये कहाँ था? इलाहाबाद स्तंभ पहले एक कौशाम्बी था, फिर प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध था इलाहाबाद, वही कौशाम्बी वाला। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए कि जो समुद्रगुप्त है इसका राज्य कवि कौन था? इसी ने इसको लिखा था। जैसे उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बौधायन प्रमेय यानी बौधायन शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ए में है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, बी में है पाई के मान की गणना, सी में लघुगण की गणनाएं और डी कह रहा है कि प्रसामान्य बंटन वक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौधायन प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। समकोण त्रिभुज मतलब क्या हो जाता है? जैसे जिसका ये एंगल 90 डिग्री हो, जैसे एग्जाम्पल में 3, 4 और 5, यानी कि p² + b² बराबर h² वाला। तो यही इसी के संबंधित है बौधायन प्रमेय। अगला है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड पद्धति सिद्धांत व दर्शन है? तो ए में कह रहा है बौद्ध मत, बी में कह रहा है जैन मत, सी में कह रहा है सिख मत और डी में कह रहा है वैष्णव मत। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन मत।
अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया है, दूसरा है गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। ए कर रहा है बाघ गुफाएं, बी कर रहा है एलोरा गुफाएं, सी कर रहा है लोमस ऋषि गुफा, डी कर रहा है नासिक गुफाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला तो गुप्त काल में 2 है, तो पहला हो जाएगा अजंता और दूसरा हो जाएगा बाघ गुफाएं। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि जैसे अजंता जो गुफा है ये धार्मिक है, जबकि जो बाघ गुफाएं हैं ये लौकिक है। लौकिक मतलब जैसे धार्मिक हो गया कि धर्म के बारे में विस्तार, जबकि लौकिक है कि आम जनजीवन में क्या चल रहा है। अब इसमें है कि जैसे इसमें टोटल 29 गुफा है अजंता में, जिसमें से कि 16वीं और 17वीं जो है वो है गुप्तकालीन। उसी तरह जो बाघ गुफाएं हैं इसमें कितने हैं, 9 गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन हैं। इसमें हो जाएगा आपका 16 और 17, और इसमें टोटल 9 ऐसी गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन हैं। बाघ गुफाएं और अजंता हो गया, ये धार्मिक हो गया, ये लौकिक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों, ये 2011 से शुरू हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए में कह रहा है कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी कह रहा है कि इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों तथा बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। डी कह रहा है कि इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी की इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं, अर्थात कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। और बी है कि इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया, यानी कि ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं। जबकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण के बारे में, तो ए हो गया कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी कह रहा है कि सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी कह रहा है कि सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, डी कह रहा है कि सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अब है जैन दर्शन। जैन दर्शन के बारे में है कि अनिश्वरवादी है, साथ ही है कि इसके अकॉर्डिंग जो है कि रचना, सृष्टि की रचना किससे हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अब है कि अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मनुष्य अपना स्वयं भाग विधाता है, मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है, उसके सारे दुख सुख दुख इस कर्म के कारण है। और साथ ही है कि पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता है, केवल रूप परिवर्तन होता है, केवल रूप परिवर्तन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, बलशाली नहीं था। दूसरा कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास की वस्त्र बनाए जाते थे। अब कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व मौजूद तो थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं था। दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र उगाए जाते थे, तो यानी दोनों आंसर ही हमारा राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार का चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कह रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 तथा 2 दोनों, और तीसरा है चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोनों सही है कि धर्म जो था व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। कि ऐसा होता है ना, राजा का है राजधर्म, पुत्र का है पुत्र का पिता धर्म, इसी तरह से। और अगला है रीत, यह मूलभूत नैतिक विधान होता था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यानी कि सी आंसर ही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का प्रयोग आम था। दूसरा कह रहे तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा कह रहा है कि 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा कह रहा है कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। एक ए में है कि केवल 1 और 2, बी में है केवल 3 और 4, सी में है केवल 1, 3 और 4, डी कह रहा है 1, 2, 3 एंड 4। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रथम शती ईस्वी शल्य चिकित्सा के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग आम था, किंतु जिसमें जो आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण कह रहा है ये नहीं होता था। चरक संहिता, जैसे जो चरक संहिता है चिकित्सा शास्त्र का जो विश्वकोश कहा जाता है, उसमें क्या क्या है? इसमें बताया गया है कि जैसे ज्वर हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, मिर्गी, दम्मा जैसे अनेक रोगों की चिकित्सा का वर्णन है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। उसी तरह जैसे तीसरा नंबर कह रहा है कि 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये सही है। चौथा कह रहा है कि 7वीं सदी ईस्वी पूर्व में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1, 2, 2 दोनों सब में कहा दीजिए 2, 2 हो गया, यानी 3, 4 कन्फर्म है और 1 भी कन्फर्म है, यानी 1, 3 एंड 4। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि गणित में भारतीय थे वो प्राचीन काल से ही समृद्ध था। जैसे शून्य का ज्ञान, उसके बाद हो गया त्रिकोणमिति का जो सिद्धांत है, फिर उसी तरह समीकरणों, वर्गमूल, स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसी तरह जो घनमूल है क्यूब वाला, उसके बाद पाई के मान के भारतीय द्वारा ही खोजा गया, यानी इतना जितना भी बताएं वो सब किसने खोजा है? भारतीय ने। उसी तरह जैसे 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत तथा 5वीं में कोण के ज्या का सिद्धांत और 7वीं में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी भारतीय द्वारा ही दिया गया था। उसके साथ ही है कि ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मपुटन सिद्धांत में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सिद्धांत भी दिया गया है। साथ ही अगर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे थे, जैसे ब्राह्मणिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय इत्यादि ने महत्वपूर्ण स्थापना की, जैसे ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारणों संबंधी जानकारियां भारतीय द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान रूप से विद्यमान था? एक में है तप और भोग के प्रति अति का परिहार, 2 कह रहा है कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, 3 कह रहा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में है केवल 1, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो पहला देखिए कि जैसे कह रहा है कि तप और भोग की अति का परिहार, तो तप और भोग की अति का परिहार कौन करते थे? बौद्ध तो करते थे। क्यों कहते हैं कि किसी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए, बल्कि मध्य मार्गी थे ये लोग, मध्यम मार्गी। लेकिन जो जैन धर्म थे वो अति का परिहार नहीं करता था, बल्कि वो लोग अति करता था। इसी का जो रूप है वो है ऑप्शन लेखना पद्धति देख सकते हैं, जिसमें है कि तप एकदम करते करते वो लोग अंतिम निर्माण की प्राप्ति हो जाते थे, यानी कि ये लोग अति का परिहार नहीं करते थे जैन धर्म, जबकि बौद्ध धर्म करते थे। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं थे। हमारा दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो ये दोनों का था, बौद्ध प्लस जैन दोनों में वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था। तीसरा में है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, तो ये भी दोनों में सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 और 3, यानी 1 तो कट गया, इसमें भी कट गया, इसमें भी कट गया, तो राइट आंसर हो गया 2 और 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।